दालें प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत हैं। इसकी उत्पादकता और पोषण बढ़ाने के लिए किसान आगे आए। ये शब्द थे उत्साह भरे और ये शब्द कह रहे थे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो किसानों से कह रहे थे कि अब नई बीजें आ गई हैं दाल की। दलहन उत्पादकता पर ध्यान दें, दलहन आत्मनिर्भरता बढ़ाने में अपना योगदान दें। ई काड़ा के उस ऑडिटोरियम में उनकी आवाज़ गूंज रही थी और उस आवाज़ के साथ और बहुत सारे अतिथि मौजूद थे। अन्य राज्यों के कृषि मंत्री भी मौजूद थे, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो मौजूद थे संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सबसे पहले रूपरेखा रखी। क्या था वो पूरा माहौल, क्या था, क्या हुआ उस ऑडिटोरियम में, आइए आपको शब्दशः बताएंगे, दिखाएंगे और उस दलहन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को समझाएंगे। मसूर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम देख रहे हैं कि यही दो राज्य मिलकर के लगभग 74% मसूर का उत्पादन और क्षेत्र में भागीदारी है। और इसे उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। राजस्थान, असम और उड़ीसा में भी कुछ हद तक इनका उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादकता के मामले में फिर आप देखेंगे कि कितना वेरिएशन हमारे स्टेट्स के अंदर है। और जब हम लोग जिला वाइज उत्पादकता देखते हैं तो जिलावार भी हमारे उत्पादकता में अंतर है। जैसे मध्य प्रदेश के हमने 10 जिले लिए क्योंकि यहाँ बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ढिंढोरी में मात्र 781 है, जबकि यहीं पर सागर में 1110 है और राजगढ़ में 1116 उत्पादकता है। इसी प्रकार चने की फसल, जब हम लोग चने की बात करते हैं तो महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे रहता है और मध्य प्रदेश उसके साथ सेकेंड नंबर पर है। और राजस्थान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन भी होगा कि किस प्रकार चने से प्रोटीन कंटेंट के लिए लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, कि चने का एक नया रूप जिसका हम लोग उपयोग अब तक बहुत कम कर पाते थे वो भी बताया जाएगा। लेकिन आप उत्पादकता देख सकते हैं, कर्नाटका में 4% है लेकिन उत्पादकता मात्र 597 है, और वहीं गुजरात में 1841 की उत्पादकता है। और हमारे मध्य महाराष्ट्र में जहाँ इतना बड़ा एरिया है वहाँ की उत्पादकता केवल 10 क्विंटल तक है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो अंतर है, वो हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है और ये मिशन के आने का कारण है। इसी प्रकार चने का भी हम लोगों ने एक एक जिले तक का समीक्षा की है, जिले तक के आंकड़ों को देखा है ताकि पता चले, क्योंकि जैसे आज माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमें संकेंद्रित क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर काम करना है। तो कहाँ ध्यान देना है, ये राज्यों के कृषि मंत्री महोदय, जब आप जिलावार समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे राज्य के अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल और बहुत सारे चैलेंजेज हैं जहां हमें सुधार की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार तुअर में हमारा काफ़ी डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर रहता है। अब महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी एरिया में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका इसमें सबसे ज़्यादा एरिया है। अन्य राज्यों में भी कुछ हद तक होती है, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटका में सबसे ज़्यादा। लेकिन कर्नाटका की आप प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं 572 किलो, मतलब 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और जबकि एरिया 26% है। यदि यही हम डबल कर देते हैं, आज जैसे हमारे डीजी आईसीआर साहब भी बताए थे कि अगर हम उत्पादकता ही बढ़ा देंगे तो हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा। तो ये इसी प्रकार हमने जिलावार जब समीक्षा की तो 383, मतलब एक बड़ा इलाका जहाँ 6 लाख हेक्टेयर एक ज़िले में खेती होती है कर्नाटका में, वहाँ मात्र 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इन पर काम करना। अब मैं मूंग की बात बताऊंगा। आप देख सकते हैं मूंग में 42% किसकी भागीदारी है? मध्य प्रदेश की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ उदाहरण भी लेना चाहूँगा हमारे माननीय मंत्री जी का। जब ये इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने ये विशेष अभियान चलाया। तो सर, दलहन उत्पादन में आमतौर पर जो हमारी रणनीति रहती है वो 2 तरह की रणनीति है सर। एक तो जो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के हम बात करते हैं कि जो आज हमारा क्षेत्र है उसको, क्षेत्रफल को कैसे बढ़ाएं, तो एक बड़ा कंपटीशन का इशू होता है।
और जिसमें जो कंटेम्प्रेरी क्रॉप है उससे जब तक हमारी दलहन compete नहीं करती तो वो एक बड़ा विषय रहता है, और जिसमें किस्मों की बात की गई, उत्पादकता की बात कही गई, उसके लिए हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें सर जो नए क्षेत्रों में जाना, तो उसमें निश्चित तौर से जो कंपटीशन है क्रॉप का, उसमें हमें मैच करना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। और एक जिम्मेवारी ICAR पे, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों पे वो बड़ी आती है कि हमें उत्पादक की जो अभी संजय साहब ने बात की, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा सर, फसल विविधीकरण की भी जब हम बात करते हैं बार बार, जैसे राइस फैलो की बात करते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से फिर हमें अगर राइस को हटाना है तो उसके लिए खरीफ में कौन सी हम फसल लाएं कि जो राइस के जितनी किसान को लाभ दे सके, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। दलहन अभी सर इसकी अरहर की बात की गई है, हाइब्रिड की, हाइब्रिड हैं 5-6 हाइब्रिड, लेकिन वो किसान तक नहीं पहुंच रहे, वो सत्य है, उस पर हमें काम करना है। और दूसरा जो अरहर की हर यादव साहब है तो किसान तक पहुंच क्यों नहीं रहे क्या? सर ये 3-4 साल पहले आई, और उसमें क्योंकि अरहर में सर जो पेरेंटल लाइंस का मल्टीप्लाई करके छोटे स्केल पे गया, लेकिन लार्ज स्केल पे अभी नहीं गए हैं, जो कम अवधि के हाइब्रिड की कारण क्या है? कारण तो सर 2 साल पहले एक हाइब्रिड हुआ है, तो उसकी पेरेंटल लाइन, हाइब्रिड में सर जैसे 2 होते हैं, नरमादा होते हैं। तो हम अब आज टेक्नोलॉजी के इस युग में हम इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं? उसको सर स्पीड अप हम यही कर सकते हैं कि जैसे एक तो आपने कहा हम किसानों की सहभागिता का सहयोग लेंगे, अभी भी हम लेते आए हैं सर कुछ क्षेत्रों में। और दूसरा उसमें जैसे ऑफ सीजन फैसिलिटी का यूज करते हुए, तो इस तरह का जो भी बहुत आवश्यक मटेरियल है उसको जल्दी किसानों तक पहुंचाएं, तो उसको थोड़ा रैपिड, क्योंकि ये तो उससे स्पीड ब्रीडिंग से तो होगा नहीं सर, ये तो खेत में होगा, और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें जो भी मान लो 3 महीने 4 महीने फसल लेती है, तो वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो ऑफ सीजन और किसानों का सहयोग लेके सर उसको हम करेंगे। श्री राम विचार नेताम कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ ने दलहन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने की चुनौती स्वीकारते हुए अपनी बात रखी। बढ़ाने की दिशा में एक धान का हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। उन क्षेत्रों में बड़े मात्रा में जो 40 लाख जो हमारा हेक्टेयर है, वो करीब धान का हमारा रकबा हो जाता है। उसमें से बहुत सारे आधे जो खेत है वो खाली हो जाते हैं। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे वहाँ पे मसूर का, चना का और बाकी फसल हम ले सकें। आपके आशीर्वाद से हम जरूर उस दिशा में बढ़ेंगे। एक और दिक्कत कि जब हम बीज उत्पादन के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने वो उतना रकबा भी चाहिए। किसानों को भरोसे हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारों के चाहे भारत सरकार के उपक्रम के संस्थान हो, चाहे हमारे राज्य सरकार के जो संस्थान है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं या KVK हैं, उनके पास जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीनों पर भी आज जो है एक बड़ी चुनौती है बचा के रखना। एक और वहाँ के प्रशासन दूसरे कामों में उसका उपयोग हो रहा है, उसको लेते जा रहे हैं, हमारा रकबा कम होते जा रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है, और हम नया क्षेत्रफल का विस्तार हम नहीं कर रहे हैं। हमारी योजना ये भी होना चाहिए कि हमारे जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ रही है, उस हिसाब से हम अपना बीज उत्पादन के लिए हमें कितने ज़रूरत पड़ेगी क्षेत्रों की, खाली ज़मीनों की, तो ज़मीन भी हमें कहीं ना कहीं अधिग्रहण करने की दिशा में हमें सोचना चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह के जो अलग अलग जितने भी किस्म आ रहे हैं, तो उसके लिए इतना अधिक क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसे भी उस दिशा में हम सोच करके हम रिजर्व अभी से करें, क्योंकि 10-20 साल के बाद हमारे सामने और भी चुनौती आने वाली है। तो इस प्रकार से बाकी तो हम आपके दिशा निर्देश पे आगे हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री श्याम सिंह राणा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा, बारिश के दिन में धान को छोड़कर दूसरी फसल लगाने के हरियाणा सरकार के प्रयास पर अपनी बात रखते नजर आए। उसको विदेशों से ना मंगाना पड़े, इसलिए इस पे विचार किया आज राष्ट्रीय स्तर पे और बातचीत हुई। मैं समझता हूँ भाई हरियाणा प्रदेश से, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, हरियाणा प्रदेश का 1.3% हिस्सा सारा हिंदुस्तान के बराबर है, जो बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन प्रदेश के अंदर काफ़ी जो बफर स्टॉक है। जब देश के अंदर फूड प्रॉब्लम थी 1966 के अंदर, तो पंजाब पे जब इकट्ठा था पंजाब, तो उस समय इसकी तरफ ध्यान दिया गया, धान और गेहूं की तरफ। उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड की मंडियां बनाएगी, सरकार ने सुविधा दी, खाद पे ट्यूबवेल लगवाए,
और हर तरह की सब्सिडी दी। वो एक किसानों को टेस्ट आ गया और उस टेस्ट आने से वो अब तक छूट नहीं पा रहा। तो वैसे तो उससे पहले हमारे यहाँ सभी फसलें होती थी, दाल भी होती थी और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फूड प्रॉब्लम की वजह से इसकी तरफ ध्यान गया। लेकिन आज हमारे देश की आबादी भी 140 करोड़ है और उसका भी पूरा पाड़ना और बाहर से ना भी मंगाएं, हम अपना और एक्सपोर्ट भी करें। कार्यक्रम जारी रहेगा क्योंकि उस ऑडिटोरियम में और भी बहुत कुछ हुआ था, जिसे जानने के लिए आपको लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें इकाडा स्थित एक ऑडिटोरियम और उस ऑडिटोरियम में सारे लोग जमा थे, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और उन्हीं के साथ अन्य अतिथि भी शामिल थे जो कि अन्य राज्यों के कृषि मंत्री थे और कुछ और मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या थे वो सवाल, क्या थे जवाब, आइए उसे देखने के लिए लिए चलते हैं आपको सीधे इकाडा स्थित उस ऑडिटोरियम में वापस। श्री किरोड़ी लाल मीणा, कृषि मंत्री राजस्थान, वैज्ञानिकों के किसान से रूबरू होकर आधुनिक तकनीक के बारे में भरपूर जानकारी देने के फायदों के साथ अन्य बातें रखी। वही जिले हैं जिनमें दलहन ज़्यादा होती है, पर और पहले जिले ऐसे थे जो किसी कारण से अब उन्होंने दलहन बंद कर दी, वहाँ भी दलहन खूब होती थी, तो उनको भी जोड़ा जाए ताकि नया क्षेत्र अपन को उत्पादन के लिए मिले दलहन के लिए। एक आपने प्रावधान कर ही ना रहे, सख्त आप बिल ला रहे हैं सीड पर सीड घटिया मिलता है आमतौर पर। ये पुरानी परंपरा है और प्राइवेट कंपनी ज़्यादा फर्जी सीड देती आई है, बल्कि बाज़ार से बीज खरीदकर शानदार पैकेट्स में बंद करते हैं, उसको चमकीला बना देते हैं पॉलीमर लगा के, और किसान को आकर्षित लगती है और किसान उसको खरीद लेता है महंगे भाव में, और उसके खेत में ये बीज उगता नहीं है। एक शिकायत वहाँ पर आई थी कि वैसे तो कई शिकायत हमारे वहाँ पर आई थी, बीज उगा ही नहीं। तो मैं एक निवेदन मंत्री जी आपसे करना चाहूँगा कि जो सीड का मिनी किट अपन किसानों को देंगे, ये पूरी तरह से हाई क्वालिटी का है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि हमने किसान को भी मिनी किट दे दिया और पता लगा कि उसका तो बीज उगा ही नहीं। और दो तरह का, एक तो शॉर्ट टेस्ट होता है जिसमें वो तो बीज तो कैसा ही उगेगा, और एक यूनिवर्सिटी के उससे निगरानी में हमें बीज लगाया जाता है टेस्टिंग के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए। वो सैंपल का टेस्ट जैसे मक्का है, उसमें 3 महीने में पता लगेगा कि ये बीज सही था या गलत था। तो इसलिए बीज किसान के हाथ में पकड़ाने से पहले ये कैसे सुनिश्चित करें कि 100% उच्च क्वालिटी का बीज है और किसान के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। एक जो घटिया बीज
जो अपन देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, इसके संबंध में जो अब नहीं मिलेगा, तो उसमें कम से कम ये प्रावधान, तो शायद बहुत बड़ा संसद में डिस्कशन होगा पूरा, तो ये तो डरना ही चाहिए कि किसान के हाथ में जब बीज की थैली जाए तो उसको लगे ये 24 कैरेट सोना है और इस पर भरोसा करके वो अपने खेत में बीज को डाले। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर दलहन के क्षेत्र में भारत के आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। वैज्ञानिक और किसान भाइयों से चंद पंक्तियों में कहा, मैंने नहीं कहता तू सवेरा कर दे, 2 काम में एक काम तू कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं। और जब वो उत्पादन करेंगे तो उनको दया आएगी कि हमने मेहनत करके उत्पादन किए, और जब उनको दया आएगी तो पैसे कमाने का भी इच्छा उनमें होगी। इसलिए भारत के हरेक जिले में हरेक किसान को एक टारगेट दे दिया जाए कि आप इतने एकड़ में बीज का उत्पादन करें। जहाँ तक दलहन की बात है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अपनी बात खत्म करने के पहले एक बात आपको, आप वहाँ थे, सुनाना चाहता हूँ। 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी को आपने पूसा में ले जाने का काम किया। वर्षा हो रही थी, वो बाजरे के खेत में गए, आप वहाँ उपस्थित थे, बाजरे के खेत में गए तो किसानों से उन्होंने पूछा कि बाजरे कितने दिनों में होती है, तो किसानों ने कहा 110 दिन में। तो क्या कम दिनों में बाजरे की खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? किसानों ने कहा कि हम प्रयास करेंगे, और अब 70 दिनों में वो बाजरे की खेती हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा था, धान की खेती, तो किसानों से पूछा उन्होंने कि धान की खेती जो 100% पानी में होता है, क्या कम पानी में धान की खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? किसानों और वैज्ञानिकों ने कहा कि हो सकती है, हम प्रयास करेंगे। आज धान का इतना उत्पादन हुआ है कि भारत में प्रथम आया है धान के उत्पादन में, और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं तीसरी जगह चौधरी साहब थे, आमों की खेती में, बागवानी के खेती में, वहाँ उन्होंने पूछा कि ये हो सकती है कि नहीं। तो प्रयास चल रहे हैं। हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में अगर वैज्ञानिक गण, अगर किसान भाई और कृषि विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी ईमानदारी पूर्वक अगर लग जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका नाम होगा, आपका अभिनंदन होगा, आपका स्वागत होगा, और श्री नरेंद्र मोदी जी की आकांक्षाएं आगे बढ़ेगी। आपका शक्ति मिलने के बाद भारत आगे बढ़ेगा दलहन के क्षेत्र में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वैज्ञानिक भाइयों से और किसान भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, 2 काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल कृषि से जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। भारत बनेगा दाल निर्यातक, कृषि में डिजिटल हुआ प्रदेश, एमएसपी पर गेहूं खरीद पंजीयन, सूक्ष्म सिंचाई अनुदान और मछुआरे होंगे सशक्त। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दालों का आयात भारत के लिए सम्मान की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसीलिए दलहन फसलों की उत्पादकता और लाभ दोनों बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। श्री चौहान सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय दलहन परामर्श एवं रणनीति बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल्द ही भारत दालों का निर्यातक बनेगा। श्री चौहान ने कहा कि बीज से लेकर बाजार तक की पूरी व्यवस्था पर सरकार का फोकस है। अच्छा उत्पादन होने पर किसान को उचित मूल्य मिले, यह हम सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि क्लस्टर स्तर पर दाल मिल लगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा और दाल मिल स्थापित करने पर भारत सरकार 25 लाख तक की सब्सिडी देगी, ताकि जहां दाल का उत्पादन होगा वहीं उसकी प्रोसेसिंग और बिक्री हो और किसानों को वैल्यू एडिशन का सीधा लाभ मिल सके। श्री चौहान ने कहा कि इस मिशन के तहत देश भर में 1000 दाल मिलें खोली जाएंगी, जिनमें से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्लस्टरों में स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रदेश के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता को केवल नारा नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध, नीति, बीज सुधार और बाजार के माध्यम से जमीन पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से अब किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। मध्य प्रदेश अब फार्मर रजिस्ट्री के निर्धारित मानकों का 100% अनुपालन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत खेत पर जाकर फसल की फोटो लेकर डेटा सुरक्षित किया जा रहा है, जिससे फसल से जुड़ी जानकारी पूरी तरह प्रामाणिक बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में भी सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहे। सर्वे के दौरान ली गई फोटो की लोकेशन और समय की पुष्टि स्वतः प्रणाली द्वारा की जाती है। निर्धारित समयावधि के बाहर या मोबाइल समय में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सर्वे अपने आप रुक जाता है। AI और ML एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन कर फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और योजनाओं के क्रियान्वयन में डेटा ड्रिवन निर्णय लिए जा रहे हैं। चलिए किसान भाइयों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन चल रहे हैं। 7 मार्च तक चलने वाली इस पंजीयन प्रक्रिया को इस बार सरल और आसान बनाया गया है। प्रदेश भर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। यह मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है, जिससे किसानों की आय में सीधा लाभ होगा। किसान ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों की सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र और सहकारी समितियां एवं सहकारी विपणन संस्थाओं में बिना किसी शुल्क के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केंद्रों पर ही होगा। इन किसानों का 100% सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए किसान भाइयों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के तहत सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। सरकार इस तकनीक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश में लागू कर रही है। प्रदेश में 715 किसानों के खेतों में सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की इस योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत का 50% मतलब 2 लाख रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली एक आधुनिक तकनीक है जो मिट्टी की नमी को नापकर अपने आप काम करती है। फर्टिगेशन के जरिए पौधों को उतनी ही खाद दी जाती है जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, जिससे उर्वरक की बर्बादी रुकती है। इसमें श्रम लागत कम होती है और खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण मिलता है। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं अगली खबर की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए जिससे मछुआरों को आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को समर्पित करते हुए यह वर्ष मना रही है। मध्य प्रदेश को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मछुआ सम्मेलन आयोजित कर मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। प्रदेश में संचालित मत्स्य महासंघ के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए भी कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस बैठक में दिए। तो चलिए किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिएगा कृषि दर्शन के साथ, जो कि आपको पता ही है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 6 बजे प्रसारित किया जाता है। और इस कार्यक्रम के साथ आप सभी दिनों के कार्यक्रमों का भी आप पुनः प्रसारण रोजाना देख ही सकेंगे। शाम 6 बजे ये आप देखेंगे कार्यक्रम, और फिर उसके बाद पुनः प्रसारण रात्रि 12 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम एक बार फिर से रट लीजिए, कृषि दर्शन और आपका अपना चैनल मध्य प्रदेश दूरदर्शन।